आज पुनः अपने मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम एनसीईआरटी क्लास जो 10th है ज्योग्राफी की बुक से फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करते हैं और ये लेसन का नाम है संसाधन एवं विकास। इस लेसन को आज हम लोग एक विस्तृत रूप से पढ़ेंगे जो कि पूरी थ्योरी होगी और थ्योरेटिकल से हम पढ़ते हुए एक-एक इससे बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं कंपटीशन प्रिपरेशन में उसको भी हम लोग देखेंगे लास्ट में। तो प्लीज़ बने रहिए इस यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में, स्किप ना करें और पूरा अच्छे से देखें। हम लोग सबसे पहले देखते हैं, एक सेकंड। तो सबसे पहले हमारा जो लेसन है वो है संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इससे अभी जो बीपीएससी टीचर का एग्जाम हुआ था इससे कई क्वेश्चन बने थे, तो जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे जो पर्यावरण है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हमारे पर्यावरण में जो उपलब्ध प्रत्येक जो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। यानी हम लोग अगर संसाधन की परिभाषा को अगर एक अच्छे से समझें तो वो है कि जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, तो एक संसाधन और हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तु यानी इसको जो प्रौद्योगिकी उपलब्ध है उसको संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से जो मान्य है उसे हम संसाधन कहते हैं। और हमारे पर्यावरण में जो उपलब्ध वस्तुएं जो हैं जो वस्तुओं के जो वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया की जो प्रकृति है और संस्थाओं के जो परस्पर अंतर संबंध में निहित है, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या आप अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों की प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। अगर संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राइट है ये बात। और वो पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों के संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा इन्हें प्रयोग करते हैं और इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि ये थ्योरी है, लेकिन ये आगे आपको सही समझ में आएगा। अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा थ्योरी इस वजह से आपको सही नहीं लग रहा। प्लीज़ बने रहिए वीडियो में और फिर हम देखते हैं आगे। अब इसमें हम लोग एक-एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझेंगे कि जो संसाधन है, इसके जो भेद हैं, वर्गीकरण है, इसका वर्गीकरण जो है अगर देखा जाए तो 2 प्रकार से वर्गीकरण, जैसे कि एक प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। कैसे? मानवीय और प्राकृतिक। अगर हम इसका देखें तो एक उत्पत्ति के आधार पर होता है, एक समाप्तता के आधार पर और एक स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। अगर हम उत्पत्ति के आधार पर देखें तो वो जैव और अजैव होता है। समापकता के आधार पर देखें तो नवीनकरण यानी नवीकरण युग और अनवीकरण युग। और अगर हम स्वामित्व के आधार पर देखें तो व्यक्तिगत और सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। अगर हम विकास के स्तर पर देखें तो इसमें आते हैं संभावी, विकसित, भंडार, संचित, कोष। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें एक-एक रूप से अच्छे से।
सबसे पहले हम एक बार संसाधनों का वर्गीकरण है उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे संसाधन है, मैंने बताया प्राकृतिक और मानवीकरण। प्राकृतिक में जो हमारे संसाधन आते हैं जैसे नवीकरण युग, अनवीकरण युग। नवीकरण युग भी 2 प्रकार सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन, जल। जैव के अंतर्गत आता है प्राकृतिक, वनस्पति, वन्यजीव। अगर आणविकरण युग में देखें तो पुनः चक्रीय जैसे धातु, अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। अगर मानवीय में देखें संरचना एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। नवीकरण युग हम इसी आपको जो ग्राफ के माध्यम से समझा देते हैं इस चित्र के माध्यम से कि जो सतत है अथवा प्रवाह जैसे पवन है, ये क्योंकि कंटिन्यू बहने वाली है, तो यह जो है पवन है, जल है और हमारी एक सौर ऊर्जा आ जाती है, तो इसकी अंतर्गत आती है, तो ये सतत है, कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है। जैसे अब जैव के अंतर्गत आ जाए तो वो प्राकृतिक वनस्पति वन है और वन्यजीव है। तो जो नेचुरल वनस्पति है ये जैव के अंतर्गत आती है, वन्यजीव। अगर अनवीकरण युग यानी दोबारा से प्रयोग ना करने जैसे चक्रीय धातु, एक बार अगर इसको यूज कर लिया तो वो चीज खत्म हो जाती है। अचक्रीय में जैसे जीवाश्म ईंधन, इसको भी अगर यूज कर लिया तो ये भी खत्म हो जाती है, दोबारा इसका प्रयोग वहां पर उत्पन्न होना संभव नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं संसाधनों के प्रकार। अगर हम लोग संसाधनों के प्रकार के बारे में देखें तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर हम लोग पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और इन 2 प्रकार के में जैसे जैव संसाधन, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार में जैव संसाधन के बारे में। नंबर 1, तो जैव संसाधन क्या है? इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है। क्या है? यानी जैव संसाधन जो है वो किससे होती है? इसकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है। जीवमंडल कहाँ है? जहाँ धरती जो है वो जीवमंडल के अंतर्गत आती है। इनमें जीवन व्याप्त है जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन। ये जो है वो किसके अंतर्गत अंतर्गत आती है? वो है जैव संसाधन। और ये किसके आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर। अब हम लोग पढ़ते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन के आधार पर अगर हम अजैव संसाधन अगर देखें हम, तो वो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जो कैसे बने हैं? निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, वो अजैव है। यानी अजैव का मतलब है जिसमें जीवन नहीं है, वो अजैव संसाधन। और जिसमें जीवन है वो जैव संसाधन कहलाते हैं। तो अजैव संसाधन हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे चट्टानें हैं, धातुएं हैं, पहाड़। इस प्रकार से जो है वो सभी निर्जीव अंतर्गत हैं। तो ये सब हमारे क्या है? अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर, हम पढ़ते हैं समाप्तता के आधार पर। यानी समापन के आधार पर अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहला आता है नवीकरण युग संसाधन। नवीकरण युग संसाधन, तो नवीकरण में हम लोग देखेंगे कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। यानी वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया। यानी नवीकरण का मतलब होता है कि पुनः उत्पन्न करना। जैसे हमने कोई चीज़ यूज कर ली और उसे पुनः उत्पन्न कर सकें, तो वो नवीकरण युग संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे उन प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें हम नवीकरण युग अथवा पुनः पूर्ति युग संसाधन कहा जाता है। जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्यजीव, क्योंकि इनको यूज करने के बाद भी हमें ये पुनः मिल जाती है। तो इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में भी विभाजित किया जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं अनवीकरण युग संसाधन।
समाप्यता के आधार पर अब हम दूसरा इसका टाइप्स है जो कि है अनवीकरण योग्य संसाधन। इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि अनवीकरण संसाधन क्या है कि एक अगर हम सामान्यता देखें तो अनवीकरण का मतलब है कि एक बार प्रयोग करने के साथ ही अगर जो खत्म हो जाए, जिसका हम पुनः प्रयोग करने लायक जो चीज़ नहीं बचती है उसे हम अनवीकरण, या जिसका पुनः एक बार प्रयोग करने के बाद उसका पुनः कोई उत्पादन नहीं हो पाता है जल्दी, तो उसे हम अनवीकरण कहते हैं। जैसे इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। इनके बनने में क्या होता है कि लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से जैसे कुछ संसाधन होते हैं जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं, यानी एक चक्र के बाद ये पुनः बन जाती हैं लेकिन समय लगता है। कुछ संसाधन ऐसे हैं जैसे जीवाश्म ईंधन, ये अचक्रीय हैं, ये कभी भी बन सकते हैं, कभी भी इनका टाइम कोई निश्चित नहीं है और एक बार प्रयोग करने के साथ ही ये क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिसको हम एक अनवीकरण योग्य संसाधन के रूप में जानते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर हम कौन कौन से संसाधन हैं, जैसे हम आते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज पे, तो व्यक्तिगत संसाधन के बारे में हम देखेंगे कि संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व भी होते हैं, यानी ऐसे भी संसाधन हैं जिसमें किसी एक पर्सनल व्यक्ति का एक अधिकार होता है, स्वामित्व होता है। जैसे बहुत से किसानों के पास क्या होता है, सरकार द्वारा एक आवंटित भूमि होती है जिस पर किसका अधिकार होता है, एक पर्सनल किसान का अधिकार होता है, जिसके बदले में भी सरकार को क्या करते हैं, एक लगान चुकाते हैं, यानी एक टैक्स के रूप में देते हैं। और गांव में बहुत से लोग हैं जो कि भूमि के स्वामी भी होते हैं, बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों, अन्य जायदाद के स्वयं के मालिक होते हैं। जैसे अगर हम देखें बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के एक निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। आप अगर देखें तो इस प्रकार की एक सूची भी तैयार कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मेरा आएगा, अभी हमने पढ़ा स्वामित्व के आधार पर, अब हम लोग पढ़ते हैं स्वामित्व के आधार में इंडिविजुअल पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। यानी समूह के आधार पर अगर देखें तो ये संसाधन जो है समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, यानी ऐसा नहीं कि एक पर्सनल व्यक्ति का हो जो प्रयोग हो। इसमें क्या होता है कि एक साथ पूरे गांव का भी प्रयोग हो सकता है, यानी एक से अधिक लोगों का प्रयोग होने वाली जगह होती है। जैसे गांव की शामिलात भूमि, यानी गांव की कोई एक साथ वाली जो भूमि हो जिस पर कई लोग प्रयोग कर सकते हैं, जिसको जैसे चारण भूमि आती है, यानी जो घास चराने वाली जो भूमि होती है उस पर क्या है, ये अपना ऐसा नहीं कि एक इंडिविजुअल अपने पर्सनल जो है पशुओं को चरा सकते हैं, नहीं, पूरे गांव का भी वहाँ प्रयोग हो सकता है। जैसे शमशान भूमि, ये एक लोगों की नहीं है, पूरे एक साथ समुदाय के लोगों के लिए होता है। जैसे तालाब, ये भी एक समुदाय के लोगों के लिए होता है, तो ये क्या होता है, सामुदायिक, यानी एक सामुदायिक का स्वामित्व होता है, ना कि एक पर्सनल। नगरीय क्षेत्रों के जैसे सार्वजनिक पार्क होते हैं, पिकनिक स्थल होते हैं, खेल के मैदान होते हैं, वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं, जो कि एक सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं राष्ट्रीय संसाधन के बारे में, यानी नेशनल रिसोर्स के बारे में देखेंगे। तो राष्ट्रीय में क्या है कि तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन जो हैं वो कैसे हैं, राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है और एक व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है। और आपने देखा होगा कि सड़कें जैसे नहरें, रेल लाइनें हैं, व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं, लेकिन क्या होता है, शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण कर अधिकार दिया है और सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्यजीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि जो है, जैसे 12 समुद्री मील यानी 19.2, 12 समुद्री मील का मतलब है 19.2 किलोमीटर, तथा महासागरीय क्षेत्र जिसे हम भूभागी समुद्र के नाम से भी जानते हैं, वह इसमें पाए जाने वाले जो संसाधन हैं वो क्या हैं, सब ये सब राष्ट्र की
संपदा, यानी ये एक राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में देखेंगे तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं, जैसे तट रेखा से 200, यानी जो समुद्री तट रेखा होती है वो 200 किलोमीटर की दूरी जो है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र पर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी तटरेखा कितनी, 200 किलोमीटर की दूरी पर, यानी किसी देश के 200 किलोमीटर की अगर दूरी पर देखा जाए तो एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जिसका प्रयोग होता है, ना कि एक राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक नज़र डालते हैं कि क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की जो तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का जो खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की जो पहचान है वो करिए। अब इसको एक प्रैक्टिकल के रूप में देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं विकास के स्तर के आधार पर। अभी हमने स्वामित्व के आधार पर पढ़ा, राष्ट्रीय संसाधन भी पढ़े। अब हम पढ़ते हैं विकास के स्तर के आधार पर कौन कौन से डेवलपमेंट देखेंगे, बेस ऑन डेवलपमेंट। तो संभावी संसाधन, संभावी संसाधन कौन से होते हैं? ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया। जैसे हम अगर देखें उदाहरण के तौर पर, तो भारत का एक जैसे पश्चिमी भाग है, विशेषकर जैसे राजस्थान, गुजरात और पवन सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है इनका। आगे हम लोग देखते हैं विकसित संसाधन। विकसित संसाधन देखेंगे तो वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी ऐसे संसाधन जो पूर्ण रूप से डेवलप हो चुके हैं और विकसित भी हो चुके हैं और उनका क्या है, एक पूर्ण गुणवत्ता के साथ इसका एक मात्रा में निर्धारण भी हो चुका है, तो वो एक विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास जो है प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। इस प्रकार से ये हमारी क्या है, एक विकास के आधार पर हमने इनको पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं भंडार के बारे में। भंडार क्या है कि पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। अब लोग वीडियो में बने रहें, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि ये एक थ्योरी चैप्टर है, लेकिन इससे अभी कम से कम 10 से 15 प्रश्न इसी लेसन से आए थे और इसमें आप बने रहिए और इसमें एक एक पॉइंट को बारीकी से समझिए। परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। भंडारण में शामिल जैसे उदाहरण के लिए जल, दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं है, यानी अभी कुछ ज्ञान बाकी है। तो इस वजह से ये पर्यावरण में उपलब्ध जो पदार्थ हैं जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी पूर्णतः जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं संचित कोष के बारे में। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, लेकिन जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, जो कि कहीं कहीं होने भी लगा है और वर्तमान में हो भी रहा है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग अभी सीमित पैमाने पर हो रहा है। इस प्रकार के बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में बहुत ही अच्छे से किया जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग संसाधनों का विकास देखते हैं। संसाधनों का विकास कैसे होता है, क्या है? संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है,
उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी जो संसाधन है मनुष्य के लिए बहुत ही जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है और उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। जैसे अगर हम बात करें तो कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास हुआ है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज के दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया। आगे अगर हम देखें इसमें तो संसाधनों के जो अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गई है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत में अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। यानी संसाधन के गलत प्रयोग और अधिक प्रयोग के कारण क्या हुआ कि इनमें बहुत ही कमी आई है और प्रदूषण और ओजोन परत इन सब से जो इनका ह्रास हुआ है उनसे एक मनुष्य की जीवन में दिक्कतें आने लगी हैं। आगे देखते हैं मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है और सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। इन्हीं संसाधन जो है एक सीमित है, उन्हें उचित और सही मात्रा में यूज किया जाए, जिससे आगे आने वाले जीवन में तथा पृथ्वी पर संसाधन का प्रयोग बना रहे, कमी ना रहे और इससे मनुष्य के जीवन पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण असर दिखाई पड़ेगा। आगे देखते हैं इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे और इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था, यानी 1992 में हुआ था ये, और ये जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए और सम्मेलन का आयोजन जो है विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इसीलिए 5 जून 1992 से ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं इसमें, इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधताओं पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों जैसे फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई और 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। एजेंडा 21 क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। एजेंडा जो 21 है यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCD के तत्वाधान और राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य था कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है और यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। यानी एजेंडा 21 में क्या था कि ये घोषणा की गई थी कि 1992 में इस प्रकार से कि एक भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं संसाधन नियोजन।